हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, है ना। पर्यटन स्थल को हम जिला वाइज देखेंगे। जिसमें आज का हमारा जो क्लासेज रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे सरगुजा पर्यटन स्थल। तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। टूरिस्ट प्लेस के बारे में देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम होता है या फिर सीजी व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सब चीजों को हम पर्यटन वाले इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक एक कर सभी जिला का, है ना, महत्वपूर्ण जो परिवर्तन पर्यटन स्थल उसके बारे में हम लोग क्लासेस को देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा का पर्यटन स्थल। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अच्छे से अच्छा एक कंटेंट लेके आए जिससे हमें इन सब्जेक्टों को समझने में उतना ही आसानी हो। चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए हर एक चीज़ को कनेक्ट करके स्टडी करने में, पढ़ाई करने में आप लोगों के लिए आसानी होगा। ठीक है, और समझने में भी आसानी होगा। तो चलिए फिर देखते हैं पर्यटन। पर्यटन हम देखेंगे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का, सरगुजा टूरिस्ट प्लेसेस को। तो सबसे पहले आप सरगुजा का मैप देख लीजिए। ये आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का मैप है ना, जो जसपुर से, बलरामपुर से, सूरजपुर से और कोरबा, रायगढ़, इन सब 5 जिलों से आपको देखने को मिलेगा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट घिरा हुआ है। तो पहले तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें तहसील जो लिखा है ना, तहसील में क्या है, उदयपुर, लखनपुर, दरिमा, मैनपाट, बतौली, सीतापुर, लुंड्रा और अंबिकापुर, ये तहसील के नाम है। अगर हम इस प्रकार से किसी चीज को जब पढ़ते हैं मैप के माध्यम से तो हमें कुछ कुछ चीजें याद होते रहती हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाम है सरगुजा, है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, सरगुजा, बट इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये अंबिकापुर में, याद रखेंगे कहाँ पर है, अंबिकापुर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सूरजपुर मैंने बता दिया, कोरबा, रायगढ़, जसपुर और बलरामपुर। इसमें आप याद रखेंगे उदयपुर वाला एरिया को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको रामगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगा। एक लखनपुर वाले एरिया को देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मैन पार्ट वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप इस प्रकार से तहसील के साथ याद रखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझने में और आसानी हो जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे देख सकते हैं 130, नेशनल हाईवे 130 यहाँ से जाता है और 43 जाता है, 43 जाता है ना। तो ये नेशनल हाईवे हो गया। और आप स्टेट हाईवे में देखिए, स्टेट हाईवे 2 जो लिखा है यहाँ पर, ये तो ये भी यहाँ से देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का मैप। अब हम चलते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट इसके पर्यटन स्थल पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्यटन स्थल सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में वो है आपका रामगढ़ का पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, कर्नल आउसले, याद रखेंगे कर्नल आउसले के द्वारा रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की गई थी। और रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के हिस्सा। देखिए, अगर आप भारत में से बात करते हैं हम लोग, ये भारत के मान लेते मैप है ना, तो इसमें पर्वत श्रृंखलाओं का अलग अलग एक श्रृंखला है, जैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ऐसा ही ये जो आपका जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये किसमें आता है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का या पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को किसका हिस्सा है। अगर पूछा जाता है तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। और अगला पॉइंट देखिए, रामगढ़ सरगुजा के ऐतिहासिक स्थल सबसे प्राचीन है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। मैं बता दूं, रामगढ़ की पहाड़ी आप लोगों को जो उदयपुर अभी हम लोगों ने देखा, उदयपुर तहसील उसी के आसपास इसी तहसील में आपको देखने को मिलता है। और ये जो मार्ग है यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 130 मैंने बताया, ये क्या है, यही है आपका बिलासपुर। इधर बिलासपुर है, मान ली बिलासपुर से, है ना, बीएसपी से अंबिकापुर, ये अंबिकापुर है। तो इस मार्ग पर स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। और कहाँ किस तहसील में आता है, ये उदयपुर तहसील में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इसे रामगिरी भी कहा जाता है, रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी भी कहा जाता है। और इसकी जो शकल है वो दिखती कैसे, टोपी के जैसे, हेड के समान दिखती, जैसे यहाँ पर देखिए ये है रामगढ़ की पहाड़ी। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये टोपी के समान दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ का मैप भी डाल दिया। ठीक है, रामगढ़ का वन है, मतलब वहाँ पे जो भी जंगल है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काल में निवास किए थे। जब प्राचीन जो मान्यता है उनके अनुसार भगवान राम, सीता और
लक्ष्मण अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पर आए थे, यहाँ पे वास किए थे। यहीं पर राम के तापस वेश मतलब तपस्वी वेग के कारण इसको एक जोगी मारा की अभी देखेंगे हम लोग जोगी मारा, और सीता के नाम पे सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण के नाम पे लक्ष्मण बेंगरा गुफा भी स्थित है। तो ऐसा मान्यता है कि अपने वनवास काल के दौरान श्री राम जी है ना, राम भगवान, सीता और लक्ष्मण तीनों यहाँ पर आकर के निवास किए थे। तो उनके तपस्वी वेश के कारण तपस्वी वहां पर तपस्या भी किए थे। तो जोगी मारा की गुफा, सीता के नाम पर सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण बेंगरा की गुफा भी स्थित है इस रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है, जिसको देखेंगे अभी डिटेल में। यहाँ महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णित रामगिरी पर्वत है। तो अगर आप देखेंगे कवि कालिदास है ना, महाकवि कालिदास जी के द्वारा मेघदूत की रचना की गई। मेघदूत उनका एक काव्य है समझ लीजिए, जिसमें ना रामगिरी पर्वत के बारे में चर्चा किया गया है। तो रामगिरी पर्वत मतलब इसी रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में उनके द्वारा कहा गया है, जहां उन्होंने बैठकर अपनी कृति या मेघदूत की रचना की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा रामगढ़ की पहाड़ी में ही मेघदूत की रचना की गई है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर विश्व का प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला स्थित है, जिसे रामगढ़ नाट्यशाला भी कहा जाता है। याद रखेंगे, प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला स्थित है कहाँ पर, रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। अभी डिटेल में समझेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे जो मेन इसका पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखने को मिलेगा यहाँ निम्नलिखित गुफाएं हैं। सबसे पहले हाथी पोल या रिक्शबिल गुफा जिसको बोला जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर ये हाथी पोल गुफा का स्ट्रक्चर है। तो हाथी पोल या रिक्शबिल गुफा, इस गुफा में विशाल सुरंग है जिसमें एक हाथी आसानी से गुजर सकता है। तो एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाथी पोल रखा गया है। याद रखेंगे। अब इसमें आप जब अंदर जाएंगे गुफा में तो आपको सीता कुंड दिखेगा, कुंड दिखेगा जिसको सीता कुंड कहा जाता है। तो ये दो चीज आप याद रखेंगे। हाथी पोल क्यों पड़ा, क्योंकि गुफा का साइज इतना बड़ा है कि एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, और सीता कुंड, ठीक है, ये हाथी पोल होगा। दूसरा इसमें देखने को मिलेगा, इस पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा देखने को मिलेगा। देखिए, हम जो रामगढ़ की पहाड़ी के एरिया को हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारी गुफाएं हैं, उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऐसी एक है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा का आशय सीता का निवास स्थान, ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर सीता जी के द्वारा निवास किया जाता था, ठीक है। और सीता बेंगरे गुफा की रचना नाट्यशाला के रूप में की गई है। गुफा के बाहर अर्धचंद्राकार बेचनुमा संरचना बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी दिखेगा आपको, है ना। ये है सीता बेंगरा की गुफा, देखिए यहाँ पे ये सीता बेंगरा की गुफा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप जाएंगे तो उसमें इस प्रकार से अलग अलग चीजों का लिपिबद्ध है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में आपको यहाँ पर कुछ लिपि दिखेगा लिखा हुआ, देखते हैं इसको आगे, है ना। अब इसको सीता बेंगरा गुफा को नाट्यशाला के रूप में भी की गई है, बोल रहे हैं। गुफा की आंतरिक सुव्यवस्था को देखकर इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहा जा सकता है। तो याद रखेंगे, प्राचीनतम नाट्यशाला किसको बोला जाता है, तो सीता बेंगरा की गुफा कहां पर है, रामगढ़ की पहाड़ी में, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जनश्रुति के अनुसार 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र की रचना की। इसका प्रमाण है कि यहाँ पर उपस्थित मंडप भरत मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप जैसी है। तो जो नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले कौन है, भरत मुनि के द्वारा एक, है ना, मंडप की रचना की गई। मंडप के बारे में बताया गया है ना। समझिए इसको, 200 ईसा पूर्व के आसपास जो भरत मुनि हैं उनके द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, उसमें एक मंडप की बात की गई है। और ऐसा ही मंडप आपको सीता बेंगरा की गुफा में देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन जो नाट्यशाला है वो सीता बेंगरा की गुफा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखी हुई लिपियां आपको दिखेगी, जो ब्राह्मी लिपि में है ना, पाली भाषा में है, जो मौर्यकालीन, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मौर्यकालीन साक्ष्य में हम लोग इस जगह को नाम को भी याद रखते हैं, सीता बेंगरा की गुफा याद रखेंगे। मौर्यकालीन साक्ष्य में भी हम लोग सीता बेंगरा गुफा को याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार देखिए लिखा हुआ लिपि है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लिपि दिख रहा है आपको, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ वहां पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, सीता बेंगरा की गुफा में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जोगी मारा की गुफा। अब जोगी मारा गुफा को देखिए, इस प्रकार देख सकते हैं। जोगी मारा गुफा क्या है, गुफा सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है, तो सीता बेंगरा गुफा के पास में ही है। यहाँ नृत्यांगनाओं का विश्राम गृह था। देखिए, सीता बेंगरा की गुफा में नाट्यशाला था, जहां पर नृत्यांगनाओं के द्वारा डांस नाट्य किया जाता था। तो इनका विश्राम गृह कहाँ था, जोगी मारा की गुफा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका प्रोग्राम होता था, समझ लीजिए कार्यक्रम होता था, है ना। तो इसका विश्राम गृह कहाँ था,
जोगीमारा की गुफा में। लिखा है ना, नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, वरुण मंदिर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जोगीमारा की गुफा को वरुण मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा पाली और ब्राह्मी लिपि में। यही मैं चीज बोला, सीता बेंगरा की गुफा में भी जो अभिलेख, अभिलेख मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ, अभिलेख मतलब क्या होता है, पत्थरों पर लिखा हुआ साक्ष्य। तो सीता बेंगरा की गुफा में भी मिला है हमें, और जोगीमारा की गुफा में भी मिला। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है, ये मैंने बताया हुआ है। जोगीमारा की गुफा में भी आपको पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ हमें अभिलेख मिला है, जो कि मौर्यकालीन साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। मौर्यकालीन साक्ष्य में ये इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है, स्थल हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इसकी गुफा है ना, जोगीमारा की गुफा मैंने बता दिया। यहाँ नर्तक देवदत्त और सुतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन है। इस चीज को याद रखेंगे, जोगीमारा की गुफा में आपको दिखने को मिलेगा नर्तक देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन। मतलब ये समझ लीजिए, ये जो आपको यहाँ पे जो लिपि दिख रहा है, ब्राह्मी लिपि में दिखा है, इसी लिपि में बोला बताया गया है कि देवदत्त, और इसको जब पढ़ा गया है ना, तो इसमें यही चीज देखने को मिला है कि इसमें नर्तक देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको पढ़ा गया है तो इसमें यही चीजें हैं। ठीक है, गुफा के अंदर चट्टानों को काट कर बनाई गई मानवीय आकृतियां, जो नाट्य कला के रूप से संबंधित है, देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे यहाँ पर नाट्य चित्र आपको देखने को भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, सीता बेंगरा की गुफा को नाट्य शास्त्र के रूप में या फिर नाट्य शाला के रूप में जाना जाता है। जो जोगीमारा की गुफा को विश्राम गृह, नित्यांगनाओं के विश्राम गृह, वरुण मंदिर, और यहाँ पर जो लिखा हुआ क्या है, प्रेम गाथा, देवदत्त और नर्तक देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा के बारे में वर्णन बताया गया। ठीक है, तो याद इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इन चीजों को आप लोग क्लियर कर दिया है। एक लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, यहाँ पर कोई अलग से साक्ष्य नहीं मिला है, गुफा मिला है जो लक्ष्मण बेंगरा की गुफा के नाम से जाना जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर रामगढ़ का गेट। आप जब जाएंगे रामगढ़ की पहाड़ी के मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे, तो रामगढ़ का गेट ऐसा दिखेगा, पद चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और शिलालेख रामगढ़ गुफा में, इसमें बहुत सारे शिलालेख है जो मैंने बताया आप लोगों को, है ना, जो लिपि ब्राह्मी लिपि में और पाली भाषा में लिखा, जिसके बारे में मैंने बताया। गुफा के अंदर का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता का इस प्रकार से मूर्तियां रखी गई है, और महाकवि कालिदास की भी एक मूर्तियां बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, रामगढ़ की पहाड़ी को जानना। ठीक है, इस चीजों को आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जोगीमारा की गुफा में क्या क्या चीजें हैं, सीता बेंगरा गुफा में क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। पिक्चर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, बुद्ध मंदिर, जो इंपॉर्टेंट है, मेन पार्ट। मेन पार्ट आप सभी लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये अंबिकापुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने बताया ऑलरेडी, मेन पार्ट है क्या है, मेन पार्ट भी एक तहसील है ना, मेन पार्ट भी एक क्या है, तहसील है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अब देख सकते हैं मेंढपात विंध्य पर्वतमाला पर स्थित। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक सतपुड़ा एक विंध्य। तो आपका सतपुड़ा का जो श्रृंखला का हिस्सा कौन सा था, रामगढ़ की पहाड़ी हम लोगों ने देखा। और जैसे विंध्य, विंध्य पर्वत का हिस्सा कौन है, तो मैन पार्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, विंध्य पर्वत माला पर स्थित है, मतलब उसका हिस्सा है मैन पार्ट। प्राकृतिक संपदा से भरपूर एक सुंदर स्थान है। यहाँ सरबंजा जलप्रपात है। देखिए सरबंजा जलप्रपात किस नदी पर है, रिहन नदी पर। तो रिहन नदी मैन पार्ट से सरगुजा की ओर या फिर सूरजपुर होते होते छत्तीसगढ़ से बाहर जाती, समझ लो, है ना। तो सरबंजा जलप्रपात है यहाँ पर, जो रिहंद नदी पर है। इस चीज को भी याद रखेंगे, नदी को। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट प्रमुख दर्शनीय स्थल हम जानते हैं। मैन पार्ट से ही रिहंद और मांड नदी का उद्गम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन पार्ट से ही आपका रिहंद नदी, और देखिए रिहंद नदी उत्तर की ओर बहता है, ये मैन पार्ट है, समझे है ना, ये मैन पार्ट है। तो आपको ये रिहंद नदी ऊपर की ओर जाता है, और आपको जो मांड नदी है वो नीचे की ओर आता है। हम नदी वाले चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। अभी आप जनरली क्या होता है, पूरे छत्तीसगढ़ जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम पर्यटन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम दर्शनीय स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज कनेक्टेड होते जाता है। आपको कनेक्ट करके ही पढ़ना है सब चीजों को, ठीक है, स्टडी करना है। तो देखिए मैन पार्ट से दो नदी, रिहंद नदी और आपका मांड नदी का उद्गम स्थल हो गया। अब छत्तीसगढ़ का शिमला हम तो बोलते हैं ना, यहाँ पे हुआ ये था कि 1962 में तिब्बती लोग को यहाँ पर बसाया गया था। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे तिब्बत लोग दिखेंगे मैन पार्ट में। वहाँ पर जो निवास करते हैं तिब्बती लोग हैं, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध में से तिब्बती लोग भारत में शरण के लिए आए थे, है ना। तो उनको मैन पार्ट में कुछ जगहों पर बसाया गया था, क्योंकि उनको एक ठंडे प्रदेश चाहिए था, ठंडा जगह चाहिए था जो ठंडा रहती, इसलिए छत्तीसगढ़ को
छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। देखिए इसीलिए मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का तिब्बत, क्योंकि यहाँ पे तिब्बत शरणार्थियों के द्वारा यहाँ पर निवास किया जाता है। 1962 में इनको बसाया गया था, तो याद रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर बौद्ध मंदिर, क्योंकि वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तिब्बती लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर बुद्ध का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, आकर्षण का केंद्र है। या पामेरियन कुत्तों के लिए भी प्रसिद्ध है, देख सकते हैं, याद रखेंगे ना। मेन पार्ट में मैंने बोला ना बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर देखेंगे भी। यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, ये सब वहाँ का वाटरफॉल है। ये देखिए बुद्ध मंदिर है जो काफी फेमस है वहाँ का, क्योंकि बुद्ध मंदिर इसीलिए है क्योंकि जो तिब्बती लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए इसको बनाया गया है बुद्ध मंदिर का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेन पार्ट में आपको जलजली आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर गए भी होंगे मेन पार्ट, तो वहाँ पर एक जलजली कर भूमि है जहाँ पर हम उछलते हैं, तो वो चीजें हमें फील होता है। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पार्ट। अब अगला हम देखते हैं देवगढ़। एक क्या है, देवगढ़ करके जगह है। तो अंबिकापुर से लखनपुर, जो मैंने बोला था एक तहसील, क्या मैंने बताया था आप लोगों को, लखनपुर। तो लखनपुर 28 किलोमीटर की दूरी पर अंबिकापुर से, एवं लखनपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको देवगढ़ स्थित है। याद रखेंगे देवगढ़ की पहाड़ी या देवगढ़ कहाँ पर है, वो लखनपुर में है। तो देवगढ़ प्राचीन काल में ऋषि यमदग्नि की रही है। इस शिवलिंग के मध्य भाग पर शक्ति स्वरूप पार्वती जी की मूर्ति है, देख सकते हैं, याद रखेंगे पार्वती जी की नारी की मूर्ति है। और शिवलिंग को शास्त्रों में अर्धनारेश्वर की उपाधि दी गई है, इसे गौरी शंकर मंदिर भी कहा जाता है। याद रखेंगे देवगढ़ में क्या है, गौरी शंकर का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर अर्धनारेश्वर के रूप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है इनका देवगढ़ पहाड़ी के मूर्ति जो है ना, अर्धनारेश्वर की जो मूर्ति है। यहाँ पर देवगढ़ में रेणुका नदी के किनारे एकादश रुद्र मंदिरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। देवगढ़ में गोल्फी मठ की संरचना शैव संप्रदायों से संबंधित मानी जाती है। तो देवगढ़ शैव संप्रदाय मतलब जो शिव जी को मानते थे, संबंधित है, शैव संप्रदाय से संबंधित है। और रेणुका नदी याद रखेंगे, रेणुका नदी है ना, रेणुका नदी के बगल में कौन सा स्थल है पूछा गया तो आपको देवगढ़ जो किनारे में। ठीक है, इसके दर्शनीय स्थल मंदिरों के भग्नावशेष, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं जो टूटे हुए अवस्था में है। गौरी शंकर का मंदिर मैंने बताया जो अर्धनारेश्वर का, और बहुत सारी शिव मंदिर है। इन सब चीजों के से प्राकृतिक सौंदर्य से भी ये परिपूर्ण है। यहाँ प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीने में शिवलिंग में जल अभिषेक की जाती है। इसके अलावा शिवरात्रि में भी जल अभिषेक किया जाता है। तो याद रखेंगे आपको देवगढ़ एक जगह है जो लखनपुर डिस्ट्रिक्ट, लखनपुर तहसील में है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर अर्धनारेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा और रेणुका नदी के बारे में जानकारी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं कैलाश गुफा, इंपॉर्टेंट है ये, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैलाश गुफा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। अंबिकापुर नगर से पूर्व दिशा में 60 किलोमीटर पर स्थित साबरमार नामक स्थान है। क्या है, सामर बार नामक स्थान है वहां पर, जहां पर प्राकृतिक वन प्रकृति के बीच, जंगलों के बीच में एक कैलाश गुफा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए इसमें परम पूज्य संत रामेश्वर गाहिरा गुरु जी ने पहाड़ी चट्टानों को तराश कर निर्मित करवाया था। किनके द्वारा निर्मित करवाया गया है तो परम पूज्य संत रामेश्वर गाहिरा गुरु जी, याद रखेंगे पूरा नाम है ना। और मैं बता दूं जो आप सरगुजा यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, सरगुजा यूनिवर्सिटी उसका नाम भी क्या है, गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। संत गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी क्या है, सरगुजा यूनिवर्सिटी। ठीक है, महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। इसके दर्शनीय स्थल में शिव पार्वती का मंदिर है आपका, है ना, ब्रदवीर, यज्ञ मंडप, जलप्रपात, गुरुकुल, संस्कृत विद्यालय, गाहिरा गुरु आश्रम, इस चीज को भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कैलाश गुफा के आसपास क्या है, गाहिरा गुरु जी का आश्रम भी है, और इसी गुफा में उन्होंने तपस्या किया था, कैलाश है ना। ठीक है, कैलाश गुफा में ही उनका तपस्या, उनके द्वारा तपस्या किया गया था। और इन्हीं के नाम पे भी सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम है संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय करके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलाश गुफा आपको याद रखना है। अगला हम चलते हैं, महेशपुर एक जगह है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो महेशपुर उदयपुर से उत्तरी दिशा में 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, देख सकते हैं, मतलब ये भी उदयपुर तहसील में भी आ रहा है। इसके दर्शनीय स्थल प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर 10वीं शताब्दी के आसपास का, छेरका देउर के विष्णु मंदिर है 10वीं शताब्दी के आसपास का, तीर्थकर ऋषभनाथ की प्रतिमा है 8वीं शताब्दी के आसपास का, सिंहासन पर विराजमान तपस्वी भगवान विष्णु लक्ष्मी मूर्ति, नरसिंह अवतार है, हिरण्यकश्यप को चीरना, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिले, गंगा जमुना की मूर्तियां हैं। इन सब चीजों को आपको 18 वाक्यों का शिलालेख भी आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज को याद रखेंगे। महेशपुर एक है ना, क्या बोला जाए, दर्शनीय स्थल है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, छेरका देउर के मंदिर जो बोल रहा हूँ, शिव मंदिर, इन सब चीजों को मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित है। मैक्सिमम मंदिर यहाँ पे भगवान शिव को लेकर के है। ठीक है,
और ये कहाँ पर है, तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। देख सकते हैं ये मंदिर का फोटो है, यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, है ना। मंदिर के बारे में आप जाएंगे तो ये मंदिर में अलग अलग मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत, जब इस प्रकार के मंदिर बना होता है ना, तो इसमें बहुत सारी मूर्तियां होती हैं अलग अलग देवी देवताओं के। तो उन सब चीज़ों को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जगह पता होना चाहिए कि महेशपुर एक दर्शनीय स्थल है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, है ना, मंदिर है। और यहाँ पर लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास के यहाँ पर मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। महेशपुर एक जगह है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला चलते हैं, लक्ष्मणगढ़ एक जगह है, लक्ष्मणगढ़ एक जगह है। तो इसका नाम वनवास काल में श्री लक्ष्मण जी के ठहरने के कारण पड़ा है, पहला चित्र यही है। यह स्थान रामगढ़ के निकट ही स्थित है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल में शिवलिंग है, लगभग कमल पुष्प गजराज सेवित लक्ष्मी जी, प्रस्तर खंड, शिलापाट पर कृष्ण जन्म, प्रस्तर खंडों पर उत्कीर्ण अनेक कलाकृति। तो याद रखेंगे लक्ष्मणगढ़ एक जगह है ना, जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर एक प्रकार से इसका यही मान्यता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा यहाँ पर निवास किया गया था। अगला है ठिनठिनी पत्थर। आप लोग देखे होंगे, अगर मैन पार्ट गए होंगे तो वहां पर, है ना, तो अंबिकापुर नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा। देखिए दरीमा एक हवाई अड्डा है, अंबिकापुर के हवाई अड्डा का नाम क्या है, दरीमा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। अंबिकापुर का जो हवाई अड्डा है कहाँ पर है पूछा जाता है ना, दरीमा में है, ठीक है। और वहीं हवाई अड्डा के पास में ही बड़े बड़े पत्थरों का बहुत सारा समूह है। जैसे ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए पत्थर है, ये ठिनठिनी पत्थर है, देख सकते हैं पत्थरों का ये समूह है। अगर हम किसी पत्थर को, हम इसमें कुछ पत्थर से जब टकराते हैं ना, तो हमें आवाज आती है। देखो लिखा है, इन पत्थरों को किसी ठोस चीजों से ठोकने पर आवाजें आती हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि ये आवाजें विभिन्न धातुओं की आती है। इनमें से किसी किसी पत्थर खुले बर्तन को ठोकने के समान आवाज आती है। इन पत्थरों में बैठकर या लेटकर बजाने से भी इसकी आवाज में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो एक ही पत्थर के दो टुकड़े अलग अलग आवाज पैदा करते हैं, देख सकते हैं। इस विलक्षणता के कारण इसे पत्थरों को अंचल के लोग ठिनठिनी पत्थर का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे दरीमा हवाई अड्डा के पास में ही है ये ठिनठिनी पत्थर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद एक महामाया देवी जी का मंदिर भी है। तो सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के पूर्वी पहाड़ी पर प्राचीन महामाया देवी जी का मंदिर है। इन्हीं महामाया या अंबिका देवी के नाम पर जिला मुख्यालय का नाम अंबिकापुर पड़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया आपको। महामाया देवी जी का मंदिर है। महामाया देवी जी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, अंबिका देवी। क्या बोलते हैं, अंबिका देवी। अब इन्हीं अंबिका देवी के नाम पर भी इस जगह का नाम क्या पड़ा है, अंबिकापुर, ठीक है। जो मुख्यालय उसका नाम अंबिकापुर पढ़ने का रीजन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक मान्यता के अनुसार अंबिकापुर स्थित महामाया मंदिर में महामाया देवी का धड़ स्थित है और इनका सिर बिलासपुर जिले के रतनपुर के महामाया मंदिर में है। देखिए एक मान्यता यह है कि इनका धड़ जो है कहाँ पर है, अंबिकापुर के महामाया देवी में है, जबकि इनका जो सिर है वो बिलासपुर रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बहादुर रघुनाथ शरण सिंह देव ने करवाया है। याद रखेंगे, बहादुर रघुनाथ शरण सिंहदेव जी के द्वारा करवाया गया है मंदिर का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तकिया करके जगह है वहां पर, है ना। तो अंबिकापुर नगर के उत्तर पूर्व छोर पर तकिया ग्राम स्थित है। इसी ग्राम पे बाबा मुराद शाह, बाबा मोहम्मद शाह और उन्हीं के पैर की एक छोटी मजार उनके पोते की साथ। यहाँ पर सभी धर्म के संप्रदाय के लोग एकजुट होते हैं। याद रखेंगे, तकिया एक जगह है जहाँ पर बाबा मुराद शाह, बाबा मोहम्मद शाह जी का क्या है, ग्राम स्थित है, जिसके लोग काफी मानते हैं। तो मजार पर चादर, मतलब मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है ये, और मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। बाबा मुराद शाह अपने मुराद शाह नाम के अनुसार सबकी मुरादें पूरी करते हैं। इसी मजार के पास एक देवी का भी स्थान है। इस प्रकार इस स्थान पर हिंदू देवी देवताओं का मजार का एक ही स्थान पर होना धार्मिक और सामाजिक समन्वय को जीवंत उदाहरण देता है। तो याद रखेंगे, तकिया एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर आपको मुस्लिम संप्रदाय के जो मुराद शाह बाबा है, मोहम्मद शाह का, इनका आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर एक हिंदू देवी देवताओं का भी मूर्तियां हैं, समझ लीजिए, है ना। तो एक साथ हिंदू और मुस्लिम लोगों का, है ना, एक धार्मिक और सामाजिक समन्वय को बताता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। अगला है लास्ट हमारा सेदम जलप्रपात। सेदम जलप्रपात अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग पर अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर सेदम नाम का एक गाँव है। झरना के गिरने वाले स्थान पर एक कुंड निर्मित होता है, जो वहां पर शिव मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। शिवरात्रि में सेदम गांव में मेला लगता है और इस झरना को राम झरना के नाम से भी जाना जाता है। तो सेदम जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है, तो राम झरना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये अंबिकापुर से रायगढ़ के मार्ग पे आपको देखने को मिलेगा सेदम जलप्रपात।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के इंपॉर्टेंट मैं 10 पर्यटन स्थल बताया हूँ, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामगढ़ की पहाड़ी, जिसमें सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा के जो विशेष जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने के पीछे रीज़न, हर एक चीज़ को हम लोगों ने बेसिकली डिटेल किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पर्यटन स्थल में देखेंगे, बलरामपुर पर्यटन स्थल को भी डिटेल में हम लोग समझेंगे, जहां पर मेन इंपॉर्टेंट है डीपर डी, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।